नमस्कार। राजस्थान के अंदर जो नदियाँ हमको मिलती है वो लगभग सारी नदियाँ मौसमी मिलती है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बारहमासी बहती रहती है। चंबल नदी भी इसी प्रकार की नदी है और उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो चंबल नदी की स्थिति है वो राजस्थान के दक्षिण दिशा में जनापाओ की पहाड़ियाँ हैं जिनको महू की पहाड़ियाँ कहा जाता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये नदी राजस्थान की ओर बढ़ती है तो लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है राजस्थान के अंदर एंटर करने से पहले। इस 320 मीटर की दूरी के अंदर काफ़ी सारी इसमें सहायक नदियाँ पे आके मिलती है और एक बाँध भी हमको मिलता है, गांधी सागर बाँध। वो बाँध इसलिए बनाया गया था इस नदी पर ताकि इसके प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। और क्यों ऐसी स्थिति आई कि इसके प्रवाह को हमको नियंत्रित करना पड़ा, उसका कारण भी हमने पिछली क्लास में समझा था कि जो ये चोटी यहाँ पे स्थित है जनापाव की पहाड़ियाँ वाली, यहाँ पे इनकी ऊंचाई हमको काफी ज्यादा मिलती है, 854 मीटर की ऊंचाई मिलती है। अरावली में जो नदियां निकलती है वो भी काफी सारी नदियां इतनी ऊंचाई से नहीं निकलती है जितनी ऊंचाई से चंबल नदी निकल रही है। और इसके कारण काफी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण उस नदी के द्वारा जो गहरी घाटियां बनाई गई थी, जो पिछली क्लास में हमने समझा था, उसके कारण क्या हुआ यहाँ पे कि जो सहायक नदियां इसके द्वारा बनी ना, वो सहायक नदियां इसमें आके मिलने लगी। काफी सारी नदियां इनमें आके मिलने लगी। अगर ये नदी इतनी ऊंचाई पे नहीं होती और कम अगर ऊंचाई होती तो वो नदियां कहीं और मुड़ जाती, लेकिन इनकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण और इसकी घाटियां काफी संकीर्ण और गहरी बना देने के कारण क्या हुआ कि काफी सारी और सहायक नदियां भी इसमें आके मिलती रही। जब ये नदी निरंतर राजस्थान की ओर बढ़ती रही जब ये नदी निरंतर राजस्थान की ओर बढ़ती रही तब क्या हुआ, तब ऐसा हुआ कि छोटी छोटी काफी सारी जलधारा इस नदी के अंदर आकर मिलती रही। और जब नदी के अंदर आके मिलती रही और जब इसके अंदर पानी की जो मात्रा थी, जो बहाव था, वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा, उसके कारण कटाव काफी ज्यादा होने लगा। तब हमको एक ऐसे बांध की आवश्यकता थी जो बांध इस पानी को कम से कम थोड़ा तो नियंत्रित कर सके, ताकि राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर पड़ने वाला प्रभाव वो कम पड़ जाए। कैसा प्रभाव? ये स्थिति हमने देखी कि हमको चंबल नदी की मिलती है राजस्थान के अंदर। ये स्थिति यहाँ पे हमको चंबल नदी मिलती है जो राजस्थान में गुजरती। यह स्थिति मिलती है हमको कोटा बूंदी की। ठीक है, कोटा बूंदी की सीमा पे होके नदी निकलती है। उससे पहले यहाँ पे हमको क्षेत्र मिलता है चौरासीगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, राउतभाटा। ठीक है, यहाँ पे ये नदी यहीं से राजस्थान में एंटर होती है। झालावाड़ में सिर्फ इसका किनारा टच होता है, ये नदी झालावाड़ के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। सिर्फ इसके जो दोनों किनारे होते हैं ना, जहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, वो काफी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण झालावाड़ के अंदर वो वनस्पति हमको यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ये नदी झालावाड़ के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अब देखना यहाँ पे कि ये जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है ना, यहाँ उससे पहले हमको एक बांध बनाना पड़ा, गांधी सागर बांध, जो आखिरी छोर में बनाया गया था एमपी के। और उसके बांध के जस्ट बाद हमको क्षेत्र मिलता है चित्तौड़गढ़ का, चौरासीगढ़ कह दो या भैंसरोडगढ़ दुर्ग कह दो, ये दोनों उसी उसी स्थान पर मिलते हैं। अब समझना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फैक्ट क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे स्थिति क्या मिलती है। पहली स्थिति हमको मिलती है कि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति बदलने लगती है। भौगोलिक स्थिति जो थी वो बदलने लगती है। कैसे बदलने लगती है देखना, जब यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये हमको मिलता है अरावली का क्षेत्र, ये हमको मिलता है मालवा का पठार का क्षेत्र। ठीक है, ज्यादा बना दिया, इतना नहीं है। ये हमको मिलता है मालवा का क्षेत्र जो लगभग एमपी में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो इन दोनों के कारण हमको मालवा की काली मिट्टी भी मिल रही है और अरावली की पहाड़ियां भी मिल रही है। और ये क्षेत्र हमको मिलता है विंध्याचल श्रेणी। तो तीन प्रकार से यहाँ पे भौगोलिक स्थिति बन रही है। तो हमको ये चट्टानें भी मिलेगी, विंध्याचल क्रम वाली चट्टानें भी मिलेगी, और मालवा का पठार जो ज्वालामुखी निकला था वो भी मिलेगा। ये तीनों स्थितियां यहाँ पे मिलने के कारण क्या होता है कि ये क्षेत्र जो है एक तो चट्टानी रहेगा और एक पहाड़ी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो तरफ तो पहाड़ियां मिल रही है और एक तरफ हमको क्या मिल रहा है, मालवा का पठार, जो बाद में जाकर क्या हो गया था, चट्टानों में बदल गया था। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानें जिनको हम कहते हैं, और उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, काली मिट्टी का निर्माण होने लग गया। अब देखना यहाँ पे ये नदी जो यहाँ से होके अंदर एंटर करती है, तब हमको यहाँ पे मिलता है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात,
इस चूलिया जलप्रपात को देखने से हमको लगता है कि इस नदी के द्वारा जो अपरदन की क्रिया की गई ना, वो काफी खतरनाक है। क्या हुआ यहाँ पे कि चट्टानों की चट्टानें बहा के लाई जा रही थी, लेकिन इन बांधों के बनाने के बाद वो स्थिति में थोड़ा मतलब की कमी आई है, इतना ज्यादा अपरदन नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज, इसी चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में हमको ऊंचाई मिलती है लगभग 450 से 500 मीटर की मीटर की। इससे हमको पता चलता है कि अभी भी इस नदी की जो तीव्रता होगी वो काफी ज्यादा होगी। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, तीव्रता काफी ज्यादा होगी। कारण क्या है, 854 मीटर से नदी निकली और अभी कितनी है ये, 450 से 500 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। मतलब कि अभी भी इसकी जो ढलान है वो काफी ज्यादा है आगे। जब कोटा में आएंगे ना तब ये 250 पे आ जाएगी, 250 से 350 के बीच में आ जाएगी। तो अभी भी काफी ऊंचाई पे है, तो अभी भी ढलान ज्यादा है। अगर ये क्षेत्र काफी ऊंचाई पे है तो इसमें मिलने वाली सहायक नदियां भी तो काफी ऊंचाई पे होगी ना। जैसे ही यहाँ पे कोई सहायक नदी आके मिल रही है, जैसे कि इधर से गुंजाली नदी मिलती है, शिप्रा नदी की हमने बात की वो मिलती है, आगे चलेंगे तो काली सिंह नदियां ये मिलेगी। तो जितनी भी सहायक नदियां मिलेगी ना, वो नदियां तभी तो मिल पाएगी जब भी ये चंबल नदी से ज्यादा ऊंची वो नदियां होगी, तो ये कारण बनता है। तो जब इसकी ज्यादा ऊंचाई है और सहायक नदी आके तो मिल रही है, तब क्या होगा कि इस नदी के अंदर गहराई और बढ़ती जाएगी। ये समस्या हमारे सामने अभी भी है कि इस नदी की गहराई लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद देखना, 450 मीटर ज्यादा होने के कारण, ऊंचाई ज्यादा होने के कारण, और दोनों तरफ अरावली, मालवा का पठार और विंध्याचल श्रेणी, ये जो श्रेणियां मिल रही है हमको, इसके कारण क्या हुआ कि ये जो चंबल नदी है ना, ये चौड़ाई नहीं ले पाई अपने आप में इस क्षेत्र में, बल्कि ये गहरी ज्यादा होती गई, क्योंकि दोनों तरफ जंगल मिल रहे हैं, कठोर चट्टानें मिल रही है, और ऊपर से लावा बिछा हुआ है तो अंदर की चट्टानों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। इसके कारण क्या हुआ कि जो क्षेत्र में इसने कटाव किया ना, वो काफी गहरा करती गई, लेकिन ये इधर नहीं पहुंच पाई ना इधर पहुंच पाई। इसका काम होगा कोटा में पहुंचने के बाद ये नदी फैलने लगेगी या इसमें चौड़ाई बढ़ने लगेगी। तो हमको यहाँ पे जो क्षेत्र हमको मिलता है ना, तो देखना, काली मिट्टी, ठीक है, मालवा का पठार मिलता है, बेसाल्टी चट्टानें मिलती है। अब एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगी यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियां मिलती है, सीधा पूछा जाएगा कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी मिलती है, कारण क्योंकि यहाँ पे बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती है। दूसरी चीज, काली मिट्टी के होने के कारण कपास, सोयाबीन, गेहूं काफी अच्छी तरीके से हो सकते हैं। सोयाबीन में कपास में सोयाबीन में और कपास में काफी कम पानी की आवश्यकता होती है। उसके कारण क्या होता है, इस मिट्टी के अंदर जो नमी धारण करने की क्षमता होती है ना, काफी ज्यादा देर तक रह सकती है। मतलब काफी ज्यादा टाइम तक ये अपने अंदर पानी रोक के रख सकती है। उसके कारण सोयाबीन को मतलब जितना पानी चाहिए होता है ना, उतना पानी उनको आसानी से मिलता रहता है। इसीलिए तो गाँव में देखते होंगे ना आप कि उस फसल को लगा दिया जाए और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो वो किसी काम की नहीं रहती है, फसल सड़ जाती है, वो फिर खेतों में ही पड़ी रहती है। लेकिन अगर एक बार दो बार बारिश हो गई तो वो फसल काफ़ी अच्छी चलेगी। लेकिन जैसलमेर में सोयाबीन नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ तो बारिश होगी और पानी जमी के अंदर, बारिश होगी पानी जमी के अंदर, तो वहाँ पे तो नमी नहीं रहेगी ना। लेकिन इस काली मिट्टी के अंदर वो नमी रहेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हमको मिलती है कि यहाँ पे सोयाबीन की और कपास की जैसी खेतियां ज्यादा हो सकती है। अब ध्यान रखना, उस फसलों की खेती हो सकती है, सीधा सा आंसर है कि जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और ऐसी मिट्टी जो अपने अंदर नमी बना के रख सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे हो जाती है। ये जो स्थिति हमने देखी चंबल नदी को लेकर और चंबल नदी के प्रवेश को लेकर राजस्थान के अंदर, ये काफी डिटेल में हमने बात की है नदी को लेकर, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि ये नदी किस प्रकार का कार्य कर रही है और किस प्रकार राजस्थान में एंटर होती है, तो किस धमाके के साथ एंटर होती है। क्योंकि जब आगे हम देखेंगे ना कि इस नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया, गांधी सागर बांध, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और फिर कोटा बैराज, ये चारों बांध अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। गांधी सागर बांध प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध का उद्देश्य भी यही था, और उसके बाद बनाया गया जवाहर जवाहर सागर बांध, उसका उद्देश्य रखा गया बिजली उत्पादन करना, और उसके बाद कोटा बैराज जो बांध बनाया गया, उसका उद्देश्य था कि सिंचाई परियोजनाओं को लागू करना। अब देखना यहाँ पे अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब ये निरंतर बांध बनाए गए ना,
तब कोटा के अंदर आके जमीन समतल होने लगी तो आसानी थी कि हम यहाँ पे सिंचाई क्षेत्र बना सकते हैं, लेकिन इन तीनों बांधों से भी सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आधुनिक चीजें जब आने लगती है ना, तो वो चीज दूसरे काम भी आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे आधुनिक चीजें हमारे पास नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी नदी को लेकर गहराई से बात करनी है और इसी क्षेत्र की बात करनी है। अभी तक काफी सारी चीजें हैं जो हमने नहीं पढ़ी, उनको पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछना।